कौन सा सबसे खतरनाक केस आपने किया है कभी? एक लड़की घर से ना लापता हुई थी, 17 साल की थी। फर्स्ट फ्लोर पे नीचे ये लोग रहते थे और थर्ड फ्लोर पे ओल्ड कपल रहते थे, उनको बच्चे वगैरह नहीं थे। हम हर लोगों को शक की नजर से देखते हैं, तो फिर हमने उनका पीछा शुरू कर दिया। जो दादाजी थे वो गए मीरा रोड में एक फ्लैट था, तो वहाँ गए, उन्होंने लॉक खोल दिया, अंदर गए। उसके बाद हमारी टीम ऊपर गई तो वो लड़की को देखा, उसने दरवाजा खोला और फिर पता चला लड़की प्रेग्नेंट थी इनकी वजह से। कितने साल की बच्ची? वो 17 साल। और ये अंकल थे 60-65। आप एक गलत केस में फंस गए थे अंदर जी, 40 दिन अंदर थे। क्या उसकी हालत थी जेल की, ये बताओ। एक रूम में 2 पर्सन को रख सकते, वहाँ 8-8, 10-10 लोग रखते थे। बहुत हालत बेकार थी। और रिश्वत चलती है? बहुत रिश्वत चलती है। कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके ऊपर कोई स्पाई कर रहा है? मैं ध्यान देती हूँ ना, कोई मेरे आगे पीछे है तो। कभी सोमन साहब थे, उन्होंने बोला था कि आप सिक्योरिटी रखो, मैंने सिक्योरिटी रखे इंदिरा जी और राजीव गांधी को क्या हुआ है तो मैं रखूँ। इतने केसेस देखते हो, आपको क्या लगता है ज्यादा अफेयर कौन चलाते थे, लड़की की लड़के? इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा चैनल होगा, और जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे, ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू दे पाएँ। आगे बढ़ने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, ताकि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ। और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। डिटेक्टिव बनता कैसे कोई? डिटेक्टिव बनता कैसे? सब पैदाइशी बातें होती है। आप में हिम्मत होनी चाहिए, हमेशा चौकन्ना होना चाहिए, शार्प दिमाग चाहिए। अचानक कोई आपत्ति आती तो डिसीजन लेने की क्षमता आप में चाहिए, और काम करने का तरीका चाहिए। जो पैदा होता है वही होता है। वही डिटेक्टिव बोर्न नॉट मेड, ऐसा फॉरेन कंट्रीज का भी कहना है। लेकिन आपकी से 30 लोगों की टीम है, तो इन लोगों को आप हायर कैसे करते हो? ये आप ढूंढते हो? नहीं, वो मेरे पास आते हैं, हमें काम करना है, तो कोई भी उठकर काम नहीं कर सकता कि मुझे डिटेक्टिव बनना है, मैं काम करूंगी। कैसे सिलेक्ट करते हो? रिक्रूट कैसे करते हो? रिक्रूट करते हो, उसमें कितनी खूबियाँ है, वो अपने मन में कितनी बात रख सकता है। किसी का नाम लेता है कि इसके पास काम दिया कि भाई ये एक्टर फॉलो करना है, तो घर में जाके वाइफ को बोलेगा, वाइफ 4 लोगों को बोलेगी। तो घर की ऑफिस के बाद ऑफिस में मेरे सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर बाहर से मुझे पता चला कि तुम लोगों ने घर में ये बात की है और किसी के थ्रू मुझे पता चला, तो तुमको पहले अंदर मैं करवाऊंगी, ये पहला रहता है। क्योंकि तुम्हारा बॉस अगर क्लीन हो तो टीम भी वैसी रहती है, वो करप्शन करेगा तो वो भी करते हैं। तो उनको सिलेक्ट कैसे करते हो? वो आते हैं तब उनमें खूबियाँ देखती हूँ कि क्या हिम्मत कर सकते हैं, कहाँ से भाग सकते हैं। अगर कुछ केस दी, मेरे पास जो केसेस मैंने सॉल्व किए वो उनके पास देखे, वो किस तरह से करते हैं वो देखती हूँ, उसके बाद उनको काम देती हूँ। अच्छा। और बहुत स्मार्ट बन गए। कभी कभी उनके बेचारे के शूज़, ट्रेन में रश रहती है, फॉलोअप करने के टाइम में शूज़ गिर जाते हैं, तो वैसे ही पैदल जाने का, फॉलोअप करने का ये काम रहता है। कभी कभी किसी को, अभी एक हमने पॉलिटिशियन का दामाद था, उनका काम किया था, वो कहीं थिएटर में बैठा था, काम काफ़ी दिन चल रहा था, तो उसकी वाइफ ने बोला तेरे को बच्चों का बर्थडे याद नहीं है और तू उधर पिक्चर में दूसरी लेडी के साथ बैठा है। तो उसको पता चला कि इसने मेरे पीछे किसी को लगवा दी है। तो उन्होंने उधर से वो निकला और हमारी टीम नीचे थी, उसने फॉलोअप करना शुरू कर दिया, तो उसको पता चला, और वो बड़ा आदमी था, उसने सिग्नल तोड़ना शुरू कर दिया। तो मुश्किल हो गया था कि अभी कैसे भागेंगे। उन्होंने, हमारे लोगों ने गाड़ी भी दूसरी जगह फेंक दी, कैमरा था वो कहीं और जगह पे फेंक दिया और सेफ हो गए, और फिर बाद में दूसरे दिन ले लिया। तो इतना स्मार्ट होना चाहिए आपको। आपको जब कोई हायर करता है तो कैसे आप ऐसे चार्जेस कैसे करते हो? वो डिपेंड रहता है कि अगर समझो 3 गेट है, 3 गेट से 3 गाड़ियाँ जाती है, कोई भी गाड़ी लेके जाता है तो हमें फिर 3 टैक्सी या कोई और गाड़ियाँ यूज़ करनी पड़ती है। 3 गेट पे 3-3 लोग, तो पर डे 10,000 भी हो सकता है। अगर 2 गेट है, 1 गेट से ही आना जाना है, तो उस हिसाब से पर डे का काम चलता है। कोई लमसम देते, कोई पर डे पे देते। कोई लमसम मतलब एग्जाम्पल दो मुझे, इजी वे में समझाओ कि अगर किसी को इसके लिए हायर करना है कि मुझे जानना है कि मैं जिससे शादी करने वाला हूँ उसके ऊपर
वो पैकेज उसके ऊपर रहेगा, उनको पैकेज, हाँ, तो पैकेज होता है, तो वो पैकेज। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, उनका कैरेक्टर का चाहिए तो अलग चार्ज है। अच्छा। लोग जो बोलते हैं कि आपके साथ किसी की दुश्मनी है तो लोग बुरा बोलेंगे, आप अच्छे हो भी, और किसी के साथ अच्छी दी जाए और आप बुरे हैं तो भी वो अच्छा ही बोलेंगे। तो ऐसा रहता है। तो उनको किस तरह से मालूमात करनी है उसके ऊपर चार्जेस है, 25,000 से पकड़कर 1.5 लाख तक कितना भी हो सकता है। अच्छा, तो डिपेंडिंग, ये पैकेज होता है, पूरा पैकेज, उसमें आप रिपोर्ट बना के दोगे। कितने टाइम में रिपोर्ट बनाते हो? 15-20 दिन। अच्छा, 15-20 दिन बहुत है। बहुत है। ओके, तो ये हो गया नॉर्मल। अब अगर जो शादी के बाद वो तो टिपिकल होता होगा, तो वो तो पर डे के हिसाब से चलता है। अच्छा, तो उसका भी सेम टाइप का लमसम पैकेज होता है? नहीं, कभी कभी ये लोग बोलते हैं सैटरडे संडे ही रखना है, किसी को वीकडे में कितने बार मिलते हैं वो देखना होता है, तो उस हिसाब से काम चलता है। अच्छा, और वो पर डे कितना चार्जेस होते हैं लगभग? वो डिपेंड, ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा, डिपेंड करता है कौन कैसी पार्टी है, कितना काम है। नहीं, पार्टी कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, सबका एक ही रेट है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी नहीं, आपके पास कितने, आप करोड़ों में हो लेकिन रेट वही। ऐसे लोग भी आते हैं कभी कभी, किसी को डाउट होता है और उसमें कुछ भी नहीं निकलता है, शक बहुत बुरी चीज होती है। और एक आदमी ऐसा आया था कि उसको वाइफ के बारे में डाउट था और बोलता है कि मुझे देखना है कि मेरी वाइफ का कुछ ना कुछ चल रहा है, वो कभी रास्ते में हंसती है किसी के साथ, या कुछ भी ऐसा लगता है कि उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, घर में मैं नहीं रहता हूँ तो मुझे कुछ स्मोकिंग के ये दिखते हैं, 2 ग्लास दिखते हैं, तो मुझे, मेरे मन में पक्का है कि उनका कुछ है लेकिन वो छुपा रही है। और लव मैरिज है मेरा। तो मैंने बोला कि हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक देखा लेकिन कुछ नहीं था, तो उसने उसको बाहर गाँव भेजा कि कुछ मिलेगा इसकी वजह से। 1 महीना हम लोगों ने वो साइड भी देखा तो कुछ भी नहीं था, बेचारी सीधी सादी सी थी, जाना आना, एक फेसिंग रहता है, लाफिंग फेसिंग वगैरह, तो लेकिन उसके मन में एक शक ही बैठा था। तो फिर एक बार आया और बोलता है कि आप कितना पैसा लोगे? मैंने बोला किस चीज़ का? तो बैग भर के पैसा लाया और बोलता है कि आप ये पैसा ले लो, आपके लोगों को अंदर भेजो, फ़ोटो निकालो, मुझे इनसे डिवोर्स करना है। मैंने बोला ये बैग भी उठा लो, मैं आपको अंदर करवाती हूँ। मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मैंने प्रोफेशन नहीं अपनाया है। ऐसे लोग बोलते हैं करने के लिए? आए दिन होता है कि एक ही बार हुआ? नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारे वजह से किसी के पेरेंट्स आते हैं बहू के साथ कि हमारे बेटे के बारे में कुछ गलत अगर कुछ समझ में आया तो संसार टूटेगा, तो आप प्लीज़ ये मत सच्चाई बता दो। अभी सच्चाई जानने के लिए बहू आपकी मेरे पास आई है और पैसा देने के बाद में वो बात छुपाओ, अच्छी नहीं बात है। और नहीं, ये भी प्लॉट, सच्चाई छुपाने के लिए तो लोग करते हैं, पर ये भी ऐसा करते हैं कि मुझे इससे डिवोर्स चाहिए, हाँ। तो आप एक काम करो, अपने ही लोगों को अंदर भेजो और मैं फोटो करने वाले ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा लेती ही नहीं काम। कौन सा सबसे खतरनाक केस आपने किया है कभी? करियर की शुरुआत में एक मर्डर केस की थी, जहाँ मैं सर्वेंट बनकर 6 महीने रुकी थी उनके घर पे। क्या, शुरू से बताओ इसके बारे में। जिस आदमी ने मर्डर किया था वो आदमी लापता था। जिनके ऊपर शक था लेडी के ऊपर, वो लेडी को मिलता है कि नहीं वो मुझे देखना था। तो उन लोगों ने बताया कि देखो पुलिस वालों के पास केस गई है, पहले में हमारे डैडी गुजर गए, उसके बाद हमारा भाई गुजर गया। भाई रास्ते में जा रहा था तो किसी ने मोटर बाइक बीच में लाई, तो उसने ग्लास नीचे की, बुलेट प्रूफ ग्लास थी, लेकिन गाड़ी नीचे, ग्लास नीचे करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई गई और ऑन द स्पॉट भाई चला गया। तो बड़ी फैमिली होगी। हाँ, बड़ी फैमिली थी। तो उन्होंने बोला कि अभी हमको देखना है कि वो बंदा जो पुलिस को नहीं मिल रहा है तो वो उनको मिलने आता है कि नहीं, तभी उसको अरेस्ट कर सकते, तब तक नहीं। तो एक माँ ने ये सब किया था। तो उसका कुछ अफेयर चल रहा था और जब पिताजी गुजर गए, वो माँ का, और अच्छी खासी दिखने में थी, सब कुछ था, बच्चे बहुत, यानी ऐसे नहीं कि 2-3 बच्चे थे, 5-6 बच्चे की माँ थी, लेकिन उनका कोई अफेयर चल रहा था, उनके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम था, तो उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो कोई आदमी था उसके साथ उसका चल रहा था। तो जब पिताजी गुजर गए तो बेटा पढ़ाई करता था तो वो मुंबई आ गया और उन्होंने बोला कि फ्रेंड लोगों को मुझे कुछ कानों पर ऐसी ऐसी बात आ रही है कि मम्मी का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो आप ज़रा चेक करके मुझे बता दो। ये फ्रेंड लोगों ने उनके माँ को बता दिया। तो माँ को लगा कि पिताजी तो गुजर गए, मेरा हस्बैंड नहीं है, अभी ये मेरे ऊपर निगरानी रखेगा तो ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इसको ही रास्ते से हटाएंगे तो अच्छा है। तो उन्होंने सब प्लान किया था, लेकिन वो बीच में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो माँ ने बेटे को मरवा दिया अपने स्वार्थ के लिए। और इतने अमीर लोग थे कि उनके घर के फर्नीचर हर 6 महीने में चेंज होते थे।
तो और हम लोगों आगे को क्या हुआ अगर? मिलना जुलना भी बहुत मुश्किल था। एक दूसरे को हम मिलते थे कि कुछ रिपोर्ट देने के, मोबाइल भी नहीं थे तभी के ज़माने में। तो एक दूसरे हम लोग विधान भवन, मंत्रालय, कई बाहर होटल में, ऐसे अलग अलग जगह पे मिलते थे। टैक्सी पे गई, सिग्नल पे टैक्सी रुकी है तो बुरखा डाल के उनको कुछ रिपोर्ट लेना है, ऐसे सब काम चलता था। डिटेल में बताओ, स्टार्टिंग केस कैसे सॉल्व कैसे किया? तो हायर आपको किसने किया? उनके फैमिली वालों ने। अच्छा। हाँ, फैमिली वालों ने हायर किया और बोले देखो ये डेंजर काम है, आप तो बहुत छोटी उम्र की लगती है और कैसे करेंगे, वो भी मेरी उम्र के थे। तो उन्होंने बोला करके दिखाते हैं ना, अगर काम लिया है और मुझे सब, मौत तो कभी ना कभी आनी है, यहाँ बैठ के भी ऊपर से छत गिरेगा तो मैं मर सकती हूँ तो मुझे मौत का डर नहीं है, तो मैं आपका काम करके देती हूँ। तो उन्होंने बोला देखो वो आपकी रिस्क है, पैसा कितना भी लगेगा हम देने के लिए तैयार है। तो फिर हमने स्टार्ट किया। तो रात बेरात कभी भी घर से निकलती थी, दिन भर उसका कुछ रूटीन नहीं था, तो बाहर से वॉच रखने से कुछ भी मिल नहीं रहा था। तो फिर इसके पास जाने के बाद ही अपने को सब पता चलेगा कौन इसको मिलता है, कोई आता है जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि इनके घर में कौन कौन आते जाते हैं। तो 2 लेडी मसाजर थी जो उनके यहाँ उनका आना जाना डेली का था। तो मैंने वो दूर से देखा और उनको बोला कि मेरे ना पेरेंट्स नहीं है और मुझे घर काम करने चाहिए, कोई भी घर पे काम मिलेगा तो चलेगा। तो बोली ठीक है, हमारी मैडम को हम पूछ के आपको शाम को बताते हैं। आप कहा कि मेरे यहाँ कोई है ही नहीं, मामा भी बहुत मेरी पिटाई करते, तो मुझे काम चाहिए, किसी उधर 24 घंटा रहना है तो भी रह सकती है। तो उन्होंने शाम को बोला कि मैडम ने तुमको बुलाया है। तो उनकी जो बॉडीगार्ड थी वगैरह वो बहुत ही हाइट बीट थी, उनको देख के किसी को डर लगता था लेकिन मैं गई तो मुझे पूछा कि क्या करती है, कितनी पढ़ाई। मैंने बोला 8वीं में मैंने स्कूल छोड़ दिया है और मुझे कोई लैंग्वेज ज़्यादा आती नहीं है, मैं मराठी लड़की हूँ। तो बोलते ठीक है तुम मेरे साथ रहो और घर में जो भी काम पड़ेगा वो करने का। तो मैंने बोला ठीक है करती हूँ। उसके बाद 2 दिन उसको चक्कर आ गई उसको, तो मैंने उसको दवाई दे दी, नींबू शरबत दिया, खुश हो गई। बोलती मेरा तू केयर टेकर रहना कि कुछ भी मेरे को हुआ तो संभाल लेना। तब तक उसका बहुत सारे किताबों में वगैरह उसका छपकर आया था कि ऐसे ऐसी ये लेडी है, लेकिन वो खुद बोलती नहीं थी। मैं जानबूझकर वहाँ किताब भी रखती थी ना तो छुपा के कहीं छोड़ देती थी, उसको लगता था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा। फिर उसके बाद ना 2-3 बार लोग आते थे आपस में। क्या लिखा था किताबों में? उसके बारे में स्टोरी कि इन्होंने कैसे किसी को मारा है। हाँ, तो लोग तो आपको मालूम है कि पत्रकार लोग वगैरह छोटा सा सुराग मिलता है तो बहुत सारी लिख देते हैं। तो वैसे उनकी स्टोरी आई थी, लेकिन वो मेरे को मिलने नहीं चाहिए इसके लिए वो बहुत कोशिश करती थी। और फिर एक दिन क्या हुआ कि ये उसके साथ एक ऑफिसर भी रहता था, तो उनको भी मालूम नहीं था। तो मैंने एक बार देखा कि इसको तो मैंने कहीं देखा है ये ऑफिसर को। फिर एक बार क्या हुआ कि उसी बिल्डिंग से एक ऊपर से बच्चा गिर गया, उसकी मौत तो ड्यूटी ड्रेस डालकर आया था। तो मैंने जिन्होंने मुझे काम दिया था उनके फैमिली वालों ने उनको बता दिया कि एक ऑफिसर इसको मिला जुला है, क्योंकि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उनको पता चलता है। तो उनको बहुत ही शौक लगा। फिर वो बोले अभी आगे कौन कौन आता है, और उन्होंने वो आदमी का मुझे हुलिया बताया था कि ये आदमी ऐसा ऐसा है और जब भी आएगा तो हमें इन्फॉर्म करना। तो एक बार वो आया और नहीं, वो एक बार ना किसी से बात कर रही थी और उनकी लैंग्वेज भी अलग थी, कन्नड़। तो वो बात कर रही थी तो वो क्या बोलती मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने टेप रिकॉर्ड रखी थी। और अभी कैसे कि 30-30 घंटे चलने वाली रिकॉर्डर है, तब यार 30 मिनट में खत्म हो जाती थी। एक दिन अचानक आवाज और ठप करके, तो उसको लगा इनके पास कुछ चीज है। तब से मेरा बाहर आना जाना बंद हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर वॉच रखा कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। बोले कुछ तो आवाज आया है, तो उनको मन में आया। तो मैंने फिर बाहर कागज़ फेंक दिया। बाहर मेरी टीम की भाई और 2 लोग थे, उनको बोला कि मैं अभी आगे बाहर नहीं निकलूँगी। एक बार मिल के आई पेरेंट्स लोगों को और बोली कि अभी आगे क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन काम ख़त्म होने के बाद ही मैं आती हूँ। तो बोले क्या करने की ज़रूरत है तुम्हें ये सब, फिर भी मुझे करना ही था। फिर मैंने वो जब एक बार आया तो निकल गए, तो मैंने बोला कि उनके हाथ में ऐसी बैग रहती है, उनके टीथ थोड़े आगे है, ऐसे ऐसे उनका रहना सहना है। तो बोले बराबर परफेक्ट यही आदमी है, अभी मैं मालूम नहीं कभी आएगा, लेकिन आप देख लो। फिर सेकंड 2 महीने बीत गए हो, तब तक मुझे बोलती है आप हम लोग वैष्णव देवी जाएंगे, इधर जाएंगे। मैं बोली मुझे नहीं कहीं आना है और रात को नींद भी नहीं आती थी कि ये कभी उठकर क्या करेंगे मालूम नहीं। फिर वो आदमी आया। आदमी आने के बाद मुझे पता चला कि अभी वापस ये आएगा नहीं, क्योंकि उनकी बात चल रही थी कि तू आगे से आना मत, क्योंकि मेरे ऊपर पुलिस भी है और कोई किसी ने रखा है मालूम नहीं है, तो तू आगे से आना मत, तेरे को जितना पैसा चाहिए तू लेके जा।
मैं समझ गई अभी ये आएगा नहीं वापस। फिर किचन में गई, वहाँ एक छुरी थी, वो पैरों पे गिरा दी तो खून आने लगा। बोले क्या हुआ? मैंने बोला छुरी गिर गई ना तो पैरों पे खून आया है। तो बोलते जाके नीचे बैंडेज लगा के आ। तो नीचे डॉक्टर था, नीचे तुरंत मैं गई, उन लोगों को कॉइन डाल के फ़ोन किया कि वो बंदा आया है, आप तुरंत आओ, आधा घंटे में वो निकल भी जा सकता है। 15-20 मिनट में पुलिस वो सब टीम आई, उसको पकड़ के लेके गई, मेरा काम फिनिश। तो ये आदमी पुलिस वाला था कि ये सिर्फ इसके साथ नहीं, मिला? ये दूसरा था, जिसने मरवाया था वो दूसरा था। ओके, तो ये आदमी का मेन रोल क्या था? इसने क्या किया था? पैसे के लिए उन्होंने खून कर दिया था। अच्छा, तो ये इसने मरवाया था। उसने वो आगे केस चलती रही उनकी, फिर वो लेडी भी मर गई, उसका भी मर्डर हुआ बाद में। बट पहले माँ ने अपने पति को मरवा दिया था, पॉइजन फिर उसने देके अपने बेटे को भी मरवाया था। और इसलिए क्योंकि उनका चक्कर किसी और से चल रहा और के साथ था। प्यार के लिए लोग क्या नहीं करते। और वो पकड़ाया कभी जिसके साथ चक्कर चल रहा था? हाँ, वो तो सब आगे क्या हुआ, वो अपना काम खत्म, हमने पकड़ के दिया बस। और कोई ऐसा पेचीदा केस कौन सा था जहाँ पे आपको डिफिकल्टी हुई और बहुत ही एंड तक आपको ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या है ये? एक लड़की घर से ना लापता हुई थी, 16-17 साल की थी, और घर से ये गिरगांव साइड की। अच्छा। और घर से लापता हुई थी, बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, उन्होंने वो लड़की को गोद लिया था शायद। तो बिल्डिंग 3 माले की थी, फर्स्ट फ्लोर पे नीचे ये लोग रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे और कोई रहते थे, और थर्ड फ्लोर पे एक दोनों ओल्ड कपल रहते थे, उनको बच्चे वगैरह नहीं थे। ये बेटी छोटी थी तो उनके घर में आना जाना उनका रहता था। तो ये लड़की घर से गई, सबको शौक लगा कि ये सीधी सादी चलने वाली लड़की, ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक घर से चली गई, किसके साथ अफेयर नहीं, कुछ नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं कभी। तो क्लास के लिए जाती थी। तो फिर हम लोगों ने बोला कि आपने पुलिस से कंप्लेंट की है क्या? तो बोलते की है, लेकिन हमें डर लगता है कि कोई गलत कुछ हुआ है, क्या है इसके साथ, डर के मारे नहीं आ रही है या मर्डर हो गई उसकी, कुछ भी पता नहीं। वो क्लास वालों को पूछा, वो भी नहीं बताते हैं। और पुलिस वाले कैसे ड्रेस में जाते हैं, धमकाते, तो ऐसे कोई लोग बोलते नहीं है। आम लोगों की तरफ आप घुल मिल जाते हैं तो बात अलग होती है। तो फिर हम लोगों ने काम लिया और हम लोग को जब क्लास में जाती थी वहाँ हमने वॉच रखा। तो वहाँ बहुत सारी टैक्सियाँ खड़ी रहती थी। तो एक टैक्सी वाले को हमने ऐसे टैक्सी वाले से पूछताछ कर रहे थे कि ऐसे ऐसे की लड़की थी, क्लास में आती थी। बोलते हाँ हम देखते थे, लेकिन वो लड़की को क्लास में छोड़ने के बाद गाड़ी जाती थी और वो टैक्सी पकड़ के तुरंत वापस घर पे जाती थी। एक बार मैंने खुद छोड़ा है तो पता चला वो रिटर्न घर पे आती है। तो ये लड़की जाती किधर है? बिल्डिंग में तो 3 ही लोग हैं। एक उसके दादा दादी को बोलती थी कि उनके साथ उनको बच्चे नहीं थे, तो उनको तो उनकी तो ये गुजर गई थी दादी। तो फिर उधर वो अकेले थे, तो जाएगी किधर ये लड़की? तो बोलते पता नहीं कि बिल्डिंग में वापस आती थी तो कोई ऐसे लोग नहीं है, वो तो सेकंड फ्लोर वाले, फर्स्ट फ्लोर वाले वो तो बाहर का भी रहते हैं, वो यहाँ ज़्यादा आते जाते नहीं है। फिर गई कहाँ, बहुत ढूंढने की कोशिश की, काफ़ी दिन चले गए, कुछ मिलता नहीं था। फिर वो उनके साथ ओल्ड मैन भी आए, बोलते कि हमारा भी मन नहीं लगती, हमारे यहाँ आती थी, पूछताछ करती थी, मेरी वाइफ भी नहीं है, तो मैं भी अभी हरिद्वार जाना चाहता हूँ, तो मैं भी यहाँ नहीं हूँ वगैरह, अगर मिलेगी तो हमें खबर करना। मैंने कहा ठीक है। हमारा काम चालू था, हमने कुछ किसी को बोला नहीं था कि हम किस तरह से कर रहे हैं, हमें क्या मालूमात हो रही है। वो लोग रोज़ पूछताछ कर रहे थे। फिर पता चला कि हमें डाउट हुआ कि ये पर्सन जा रहा है तो उसके पीछे क्यों न लगे। हम हर लोगों को शक की नज़र से देखते हैं। तो फिर हमने उनका पीछा शुरू कर दिया। दादाजी थे तो उनका पीछे किया, तो वो हरिद्वार नहीं गए, वो गए मीरा रोड में एक फ्लैट था, तो वहाँ गए, उन्होंने लॉक खोल दिया, अंदर गए। तो फिर 2-3 दिन पता नहीं सच में उनका घर होगा और कहीं वहाँ से निकलने वाले होंगे, मन में ये नहीं था। फिर वो कहीं सामान लेने के लिए नीचे उतरे। उसके बाद हमारी टीम ऊपर गई ऐसे ही कुछ किसी की पूछताछ करने के लिए। तो वो लड़की को देखा, उसने दरवाज़ा खोला, वो लड़की ने, तो इन्होंने देखा। फिर उन्होंने बोला कि लड़की ऊपर है। तो अभी बोले इनको तो खबर करनी चाहिए कि लड़की यहाँ है और वो बंदे भी है, और उन्होंने तो आपको कुछ बता भी नहीं है। तो फिर उनको बताया कि आप हमें यहाँ मिलो, हम लोग ऊपर जाते हैं और देखते क्या है, तब तक इनको आगाह मत करो कि कुछ पता चला है किस। तो बोले ठीक है। फिर वो दोनों पति पत्नी हमारे साथ आए, सब ऊपर चले गए। तो लड़की को देखा और ये भी ऊपर आ गए।
तो उनको तो एकदम शौक हुआ कि अपने ऊपर कभी ये लोग शौक ये करेंगे भी नहीं, शक लेंगे भी नहीं। और फिर पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट थी इनकी वजह से। कितने साल की बच्ची वो थी? 17 साल की। और ये अंकल जो थे, अंकल थे 60-65 के। तो लड़की और इनका रिलेशन था कि जबरदस्ती बांध के रखा था? नहीं, ऐसे ही अचानक बन गए। नहीं, फोर्स था कि? फोर्स बिल्स नहीं था। अच्छा, वो लड़की अपनी मर्जी से इनके साथ थी? मर्जी से उम्र होती है ना ऐसे कि अपनापन लगता है, वहाँ एज नहीं सामने आता है और अपनापन लगता है और उसमें पैर फिसल जाता है। तो ये अपनी मर्जी से इधर? मर्जी से। और वो प्रेग्नेंट थी तो कैसे बोलेगे ना। एकदम सीधी सादी गरीब चेहरे से मायूस लड़की थी, जो शौक लगा पेरेंट्स को और उनको। तो फिर क्या और क्या हुआ? करेंगे, घर की बात है ना, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं ना कुछ आ सकते हैं। कुछ भी फिर नहीं किया। एबॉर्शन करवाया और उनको बोला कि आज से आपका रिश्ता हमारा नहीं है। और बोले हम अखबार में देते थे लेकिन हमारी बेटी है, हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि समाज लड़कियों की तरफ नज़र रखते हैं। तो फिर वो रिश्ता तोड़ दिया सब? तोड़ दिया। मेरे को पूरी प्रोसेस समझाओ, कैसे कोई एक केस सॉल्व करते हो? पहले केस किसका ले? किसी का भी केस ले लोगे कि कोई चेकलिस्ट होती है कि ये 4-5 चीजें होनी चाहिए? नहीं तो मैं हर किसी का नहीं पहले लूंगा। मैं डिस्कशन रखती हूँ। मेरे अपॉइंटमेंट लेके डिस्कस करो, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होगी, लोग बाहर खड़े रहते हैं, तो मुझे वो बात पसंद नहीं है। आप अपॉइंटमेंट लेके आइए, पूरी केस सुनती हूँ, उनको ऐसा क्यों लगता है, क्या वजह है, क्यों करना चाहते हैं, उनको इजीली कौन कौन सी बातें मालूम हो सकती है, ये सब समझा देती हूँ। फिर भी वो बोलते नहीं आप ही काम करो और आप ही रखो, तो मैं काम शुरू करती हूँ। फिर उनका फोटो। कभी ऐसा होता है केस करने के लिए मना कर दिया? मतलब कि कोई आपके पास आया हाँ कि मुझे ये केस करवाना है, इस इंसान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाना है, हाँ। तो आपने बोला नहीं मैं नहीं करूँगी? कभी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक बार हुआ था कि एक बार वाला मेरे पास आई थी काम करने वाली, और वो किसी बहुत बड़ा गुंडा था, उनके साथ उसका चलता अफेयर था, बहुत सारा उसने पैसा, लेकिन वो लोग तो क्या, और कोई लड़की मिलती तो उसके पीछे रहते। तो वो 3-4 लोगों को लेकर मेरे पास आई और बोलती मेरे को काम करना है, और वो कहाँ दिन भर जाता है वो मुझे देखना है। लेकिन उनके साथ जो लोग थे महाराष्ट्रियन, तो उन्होंने बाद में, वो जाने के बाद मेरे पास वापस आए और बोले कि आप ये काम मत लेना, हमारे इनके जो बॉस है ना, उनको 5 मिनट भी फॉलोअप किया तो पता चलता है, तो आप ये काम मत लेना, क्योंकि आपके अच्छे के लिए हम लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोल दिया था, तो फिर काम करने से फायदा नहीं। अगर उनको पता चलता है तो अपने को जो मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो फिर उनको मैं बता दिया कि आप कैसे काम कर सकती हो, आगे जाके वो डिवाइस वगैरह आप बिठा दो, फिर हो जाएगा आपका काम। अच्छा, खुद ही कर लो अपने हिसाब से। कर लो, गाइडेंस देती हूँ। हाँ, तो आप बता रहे थे चेकलिस्ट, तो क्या क्या लेते हो? तो फोटो, गाड़ी का नंबर, कितने गेट है, कहाँ से निकलने वाले हैं, टाइमिंग क्या है उनका, सुबह से शाम तक कितने घंटों का काम है, ये सब करते हैं पूछताछ। कभी कभी लोग गाड़ी नहीं लेके जाते, ओला बुलाते या टैक्सी से जाते या गाड़ी कहीं खड़ी कर देते, और तो उनका पूरा रूटीन कैसा रहता है, क्या है कि लोग बहुत चालाते थे, दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं, ये भी रहता है। तो ये सब चेक करके फिर हमारी रूटीन शुरू होती है, फिर फॉलोअप शुरू होता है। कभी कभी एक जैसे भी 2 पर्सन दिखते हैं, हेयर स्टाइल होती है या कुछ भी होता है। तो एक आदमी का ऐसे था कि पैर को खुजली करने की आदत थी, और सेम दूसरा पर्सन बस स्टॉप पे वैसा ही था। तो गलत आदमी का फॉलोअप ना हो, इसके लिए हम लोग तुरंत फोटो भेज देते हैं। अभी वो मोबाइल वगैरह, पहले तो वैसे भी नहीं था। पर अब जैसे एग्जाम्पल दो मुझे। एक इंसान है जो बहुत ही अच्छी बड़ी सोसाइटी में रहता है, ठीक, तो सोसाइटी के अंदर आप जा नहीं पाओगे, नहीं, तो फिर वहाँ पे क्योंकि बहुत सिक्योरिटी होती है, बराबर है, तो वहाँ नहीं जा पाओगे। तो आप वेट करोगे वो बाहर कब निकलेगा। उसकी गाड़ी का नंबर ले लिया आपने, अब आप गाड़ी को फॉलो कर रहे हो। वो इंसान अपनी गाड़ी में बैठ के अपने बड़े ऑफिस में चले गया, ठीक है, और ऑफिस की बिल्डिंग भी बहुत बड़ी, हजारों लोग रहते हैं, तो आप ऑफिस के अंदर भी नहीं जा पाओगे क्योंकि ऑफिस में भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, राइट। फिर वो अंदर गया, तो अब ऑफिस के अंदर जाके उसका हो सकता है उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो, वो ऑफिस के ही किसी फ्लोर पे मिलते हो, वहीं से फिर बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो 2-3 गाड़ियां निकलती है, इसमें 10-12 दोस्त निकलते हैं, साथ में पार्टी करने जाते हैं, साथ में पार्टी करके फिर घर चले जाते हैं। तो इसमें आप कैसे पता लगाओगे? अंदर के लोग तोड़ के कैसे बताते हैं? कौन से लोग तोड़ोगे, क्या करते हो? वो नहीं बताते। अच्छा। नहीं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऑफिस से गए घर के लोग शामिल होते हैं, कौन कब निकलने वाला है, कौन से गाड़ी में निकलने वाले है, कैसे है। और गाड़ी के सिवा लोग
बाहर फिजिकल रिलेशन के लिए होटल 5 स्टार 3 स्टार में जाती है या लॉज में, तो वहाँ तो पकड़े जाते हैं, अलग अलग गाड़ी ले लो, अलग अलग निकलो, तो अपने को जो डाउट होता है कि ये इनके तो जैसे अगर कोई मान एक लड़की है और एक लड़का है, उन दोनों का अफेयर चल रहा है, वो दोनों शादीशुदा हैं लेकिन शादीशुदा के बाद भी अलग से मिल रहे हैं, ठीक है, तो अब दोनों एक 5 स्टार होटल में है, अब 5 स्टार होटल में 50 लोग रोज आते जाते रहते हैं, यही दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये कैसे आपको पता चलेगा? वो चलता है ना, वही तो मेन है। तो ये कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ कि वही होटल में रूम लेने का, वही अंदर बैठने का, आते जाते हैं दोनों को वीडियोस लेने का और वो देने का। पैसा किसने पेड किया, किसके साथ आई, कौन से फ्लोर पे गई, फ्लोर लिफ्ट पे, अभी आजकल कैसे कि जब कार्ड डालो उसी फ्लोर पे लिफ्ट रुकती है, तो वो कैसे करने का, कौन सा फ्लोर का दबाया है, या थोड़ा स्मार्ट रह के जो आप रजिस्टर कर रहे हैं आपके पीछे रहकर आपका कुछ आईडी बीडी मिलता है क्या, वो चेक करने का। तो अगर कोई इंसान गया होटल के अंदर, सीधे अब एक होटल में 15 लोग एंटर कर रहे हैं, 15 लोगों से आपको पता है आपका कैंडिडेट कौन है, बंदा कौन है जिसको ट्रैक करना है, ठीक है, उसी के साथ 10-12 लड़कियां भी अलग अलग जगह से, अब वो बंदा गया 5th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे 5 लड़कियां अलग अलग कमरों में जा रही होंगी, तो लेकिन उनके पास फोटो रहता है ना, किसके साथ अफेयर रहेगा, उनको डाउट होता है ना घर वालों अच्छा, को। ओके, तो ये दोनों का फोटो रहता है डाउट के लिए, ये ऐसा नहीं रहता है कि नहीं, किसी... वो सब जानकारी आजकल बहुत स्मार्ट हो गए लोग। अच्छा, अननोन के साथ नहीं होता, ऐसा नहीं पता चलता, अननोन के साथ बहुत कम होता है। अच्छा, लगभग पता होता है कि कौन है, क्या है, कैसे। 6 सेंस सबके साथ होता है ना, और औरत के पास तो ज्यादा रहता है, लेकिन पैसा सब कुछ करता है। ओके, तो पैसे से ऑफिस के, होटल्स के सब लोग, बिल्डिंग सोसाइटी के सब। अभी कोई रूम में अंदर क्या कर रहे हैं वो तो पता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी ये जो रहते हैं वेटर्स वगैरह, कभी कभी कोई वेटर को भी अंदर नहीं लेता है, रूम छोटा सा खोलते हैं और लेते हैं ट्रे और जाते हैं, तुम चले जाओ, इतने लोग अलर्ट हुए, लेकिन ट्राई करते हैं कि कभी कभार या कोई बेड शीट्स चेंज करनी है, उस बहाने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है, वहां से वो पता चल जाता है। तो एंड कोई डिवाइसेस होती है, कुछ यूज करते हो कभी? स्पाई कैमरा रहता है जो पता नहीं चलेगा आपको कहाँ छुपा है, और ये स्पाई कैमरा बग रहता है, घर में कुछ चीजें अपने खिलाफ कोई बातें कर रहा है तो आप सुन सकते हैं। तो ऐसे और क्या क्या डिवाइस होती है? एक तो बग रिकॉर्डर होता है, लिसनर, तो आप कहीं भी टेबल के नीचे या कहीं छोटा सा मैग्नेट लगा दोगे, वो हो गया। और स्पाई कैमरास होते हैं, तो पेन में होता है, किस किस में? पेन में तो कॉमन हो गए, पेन किचन में, लेकिन हम लोग एसी में, बेड में, कहीं भी छुपा सकते हैं, इतने स्मॉल रहते हैं कि पता नहीं चलता है, और उससे क्लियर सब दिखता है, क्लियर, पूरा क्लियर। और ये होटल में भी कर सकते हो आप? होटल में देखना पड़ता है, वहाँ कैमरे भी मेरे कुछ बिठाए है क्या, वो सब देख के करना पड़ता है। पहले से अगर मालूम है कि रूम कौन सी बुक के, रूम नंबर क्या है, जैसे वेटर है, अगर आपकी उनसे सेटिंग हो गई तो आप तो करवा सकते हो फिर। वो नहीं बोलेंगे। पर सब होता है, सब होता है, सब कुछ होता है। आपको लगता है इसको लीगल बना देना चाहिए इंडिया में? जी। क्यों? उसके लिए लीगल होगा तो बहुत सारा है, हम लोग किसी का बिल निकाल सकते हैं। अफेयर के लिए इतना फॉलोअप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आपका किसी के साथ कुछ चल रहा है, लेकिन अभी भी वो व्हाट्सएप कॉल है, टेलीग्राम कॉल है, तो उससे पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ भी चीज़ होती है ऐसी, तो हम लोगों को भी हक होना चाहिए कि हम तुरंत काम लोगों का करके दे सकते हैं। अगर लड़की घर से भाग गई है, आप पुलिस के पास जाएंगे, वो रजिस्टर होगी, उसके बाद वो देखेंगे कहाँ कहाँ है, किसके ऊपर डाउट है, ये तब तक वो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो ऐसा होने से अच्छा है कि आपको अगर लीगल में हमें परमिशन मिलती है और हमारे पास लोग आएंगे, तो ये काम अगर पुलिस जैसा हमें भी अधिकार है तो हम तुरंत करवा के देंगे। तो बहुत गलत नहीं हो जाएगा? बहुत लोग मिसयूज करेंगे इसको। कैसे मिसयूज कौन करते हैं ना, उसको आप सस्पेंड करो। पर कैसे पता चलेगा? क्योंकि चलेगा ना, जिसको ब्लैकमेल करते हैं या मिसयूज करते हैं। अभी मेरे पास आते हैं ना, ऐसा डिटेक्टिव है, मेरे को इधर बुलाया, बोलता है कि आपका काम करके देता, और कैसा कि बेंगलोर का काम है, वहाँ जहाँ 1.5-2 लाख का खर्चा है, वहाँ बोलते 10-15 हज़ार में काम होगा। अभी आने जाने का, रहने का, फॉलोअप करने का, गाड़ी रखने का कैसे होगा? लेकिन लोग क्या बोलते हैं, इनको इतना पैसा देने से अच्छा है कि 10-15 हज़ार में काम बनेगा। फिर उसका फ़ोन बंद, या मुंबई में किसी का काम हो तो हम 2-3 हज़ार में करके देंगे। फिर कुछ जो अगर आप आए हैं, आपका सीक्रेट मुझे पता चला है, तो आपको से मुझे मेरे से काम पैसा मिल गया 2-3 हज़ार, लेकिन आपसे अगर कमाना है तो ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ब्लैकमेलिंग का भी इसमें हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और अच्छे लोगों को लाइसेंस देना चाहिए।
पर ब्लैकमेलिंग तो किससे भी हो सकती है हाँ, ना, किससे भी हो सकती है। तो अगर लाइसेंस दिया तो बहुत ज्यादा मिसयूज होगा, बहुत ब्लैकमेलिंग बढ़ जाएगी। नहीं कि बढ़ेगी। मानो आपको किसी ने हायर किया, हाँ ठीक है, हाँ और आपको पता चल गया कि यार ये जो इंसान है खराब है, ठीक, आप जब उसको बोल दोगे फिर देख तेरे बारे में मेरे को ये पता चल गया, मैं बताऊंगी उधर, इससे बढ़िया कि तू मेरे को 2 लाख दे दे देगा इंसान। आपने नहीं ब्लैकमेल देता कर है, दिया लेकिन जिसके इसके लिए ना, इन्फॉर्मेशन। इसके लिए लोग जाते नहीं है ना फिर ऐसे डिटेक्टिव के पास। ऐसे बहुत है, मुझे 2-3 दिन में कितने लोगों की कंप्लेंट आई है कि ऐसे ऐसे डिटेक्टिव कर रहे हैं। मैंने बोला आप कंप्लेंट करो ना उनकी, पैसा लेकर, अगर आपसे पैसा लेते हैं कि आपके साथ फोटो निकालते और बोलते हैं कि आपका फोटो हस्बैंड को दिखाता हूँ, या आप बेचारी लेडी से डरती है कि नहीं उनको पता चलेगा तो और पैसा देती रहती है। एक ने तो पूरी ज्वेलरी बेच दी ब्लैकमेल केस में। हाँ, तो ये एक डिटेक्टिव ने बताया कि मैं कहीं आपको ऐसी चीज छुपा देता हूँ कि आपको सब पता चलेगा, शाम को बोलता है कि वो चोरी हो गई। तो गलत तरीके से कमाने के लिए लोग चंद दिन में हट जाते हैं। आज मैं 30-35 साल से प्रोफेशन में हूँ। हाँ, मेरा तो नाम, मेरा फोन नंबर, मेरा घर वही है। कभी किसी से पंगा हुआ है? पंगा होता है हमेशा, हमेशा होता है, कभी डर नहीं लगता? पर नहीं, डर कभी वर्ड मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है। और सच्चाई लाए तो डर नहीं लगता कि यार इतने बड़े आदमी को मैं पर्दाफाश करूंगी तो ये आदमी क्या नहीं, करेगा? वो लोग डर जाते हैं जिनका पर्दाफाश होता है ना, वो डर जाते हैं कि ये कहीं अगर इसने मुंह खोला तो प्रॉब्लम है। ऐसे एक का हुआ तो था। मुंह बंद कराने के लिए आपको परेशान करे कभी? हाँ करते हैं ना। एक का काम किया था, उनकी बहन की शादी हो गई थी और वो घर से 2 बार भाग गई थी दूसरे के साथ। उनको मालूम था अपनी बहन का अफेयर है, सब कुछ है, लेकिन शादी डरा धमका के करा के दी थी। तो उसका मन नहीं लगता था हस्बैंड के साथ। तो उन्होंने बोला था कि हमें देखना है कि उसके ससुराल वाले बोलते हैं कि ये ठीक नहीं घर में बर्ताव करती है, तो अभी भी इनका मिलना जुलना है क्या। तो उसके साथ दोस्ती करने के बाद मुझे बहुत सारी रियलिटी इनके सामने आ गई कि ये लोग किस टाइप के हैं, क्या क्या कर सकते हैं, लोगों की जान को कितना खतरा हो सकता है। तो सब जब केस खत्म हुई, सब लोग पकड़े गए उसमें जो जो शामिल थे, उनकी बहन को और ये, तब उनको लगा कि अभी ये कहीं बाहर बोल देगी तो वो भी पॉलिटिशियन में थे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मेरे को आके बोले कि नहीं, मेरे पीछे आए और एक बार बोलते हैं कि आपने कहीं मुंह खोला तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तुरंत मैं दूसरे दिन उनके ऑफिस चली गई। मैंने बोला मैं आपकी कंप्लेंट करती हूँ। मैंने आपका अभी काम आपका ही लेटेस्ट मेरा हुआ है और कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार है। तो उसने दरवाजा ही नहीं खोला क्योंकि मन में डर गया कि भाई ये तो खतरनाक है। क्योंकि मैंने सच है, लेकिन मैंने मुंह तो नहीं खोला है। आपकी प्राइवेट बात मैंने अपने पर्सनल लाइफ में ही रखी है। कितने लोग मुझे पैसे देकर बोलते कि आपके यहाँ कौन कौन आते हैं, हमें खबर करो, यहाँ रिपोर्टर खड़े रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं किसी को ये करना है, फेमस करना है। हाँ, या मुझे भी पब्लिसिटी नहीं चाहिए कि मैंने ये एक्टर का काम किया है, इनके लिए इतना कुछ किया है। क्या करना है। आप एक गलत केस में फंस गए थे अंदर, जी, तो 40 दिन अंदर थी। 40 दिन जेल जाना पड़ा। और मुझे जेल देखनी भी थी। लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तो मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले, दिल्ली का भी मिला है, लेकिन मैंने जेल नहीं देखी थी। तो मैं हमेशा बोलती थी मुझे जेल देखनी है। पिताजी को मैंने बोला था, वो CID में थे, कि मुझे जेल देखनी, तो उधर ऐसे किसी को नहीं देखने को मिलते। फिर मुझे हिरकणी अवार्ड मिला था और स्वाति सठे, मैं, मीरा बोरवणकर, हम सब साथ थे। वो तो बड़े ऑफिसर थे। तो उनको मैंने बोला था मुझे एक बार जेल दिखाओ, तो उन्हें जेल नहीं दिखने को मिलती है। प्राइवेट लोगों को वो बहुत अलग रहता है। तो मेरे हाथ से तो कोई गलती नहीं होती थी, तो जेल जाने की यही नहीं थी। तो मैंने बोला कभी क्या, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि एक बंदा मेरे पास आया, बोलते आप ये फॉलोअप का वगैरह काम कर रहे हैं, उससे एक अच्छा तरीका है कि मैं CDR निकालता हूँ और वो CDR से ना आदमी कहाँ है, कौन से लोकेशन पे, ये पता चलता है। CDR क्या होता है? CDR यानी कॉल डिटेल। अच्छा, ठीक है। कि आपने किससे फोन किया है, किससे कहाँ मिल रहे हैं, ये सब डिटेल रहती है। कितनी बजे कहाँ से कॉल किया, कहाँ से कॉल किया है। तो उन्होंने बोला तभी व्हाट्सएप कॉल वगैरह नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है, कैसे क्या होता है मुझे दिखा दो। अगर किसी की समझो उनको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है डेली इतना खर्चा करने के लिए, उनको चाहिए तो मैं बोल दूंगी। और ट्रायल के लिए मेरे पास 2 लोग थे, उनका मैंने उनकी परमिशन से दिया था निकालने के लिए कि कैसा है मुझे देखना है। तो उसने दिया और वो आदमी पकड़ा गया, उसके लिए मेरे को भी पुलिस लेके गई। और मेरे पास क्या था कि मैंने लोगों का फॉलोअप का काम करती, तो उसकी बहुत सारी CD थी। तो उनको लगा ये सब CDR है, तो इतनी सब पब्लिक, इतना रिपोर्टर्स वगैरह, रजनी पंडित के पास इतना सब मसाला मिल गया, आखिर कुछ मिला ही नहीं। कौन से जेल में थे आप? थाने जेल में। और उधर कैसा था, क्या उसकी हालत थी जेल की, ये बता। एक रूम में 2 पर्सन को रख सकते, वहाँ 8-8, 10-10 लोग रखते थे।
किसी कितना को बड़ा कुछ रूम कुछ था? बीमारी थी, इतना ही छोटा। मतलब इस रूम का हाँ आधा हाँ, कि ये इतना ही स्क्वायर में, अच्छा इस रूम का बस इतना सा बस स्क्वायर। उतना ही स्क्वायर। उसमें 8 लोग रहते थे। हाँ 8, 6, 10 जितने बढ़ेंगे उतने, क्योंकि किसी भी एग्जाम में किसी को अंदर करने का ना, तो दिखाने के लिए, तो सबको अंदर करने के लिए वो एक हाँ तो एक तो ठिकाने। हालत खराब की सब लोग, फिर हाँ अंदर सबके, पर किसी को कुछ बीमारी है, कुछ है, तो उसको अलग रूम में रखो, किसी को कुछ होता है तो वो भी नहीं, जो सब वहीं पे साथ में। सब साथ में। तो बाथरूम करने के लिए अलग जगह होती थी कि वहीं पे रहना? नहीं, एक टॉयलेट था अंदर और नहाने के लिए, और बाहर टॉयलेट थे। अच्छा, तो ये वो बॉक्स के टाइमिंग अंदर में, भी हाँ, होता था बॉक्स के, टॉयलेट? हाँ बॉक्स के अंदर भी होता था टॉयलेट तो 8 लोगों का वही टॉयलेट है। हाँ वही टॉयलेट। तो और वो उसके साथ उसमें ही रहे आप 40 दिन, और अंदर दादागिरी वगैरह चलती किसी की? हाँ बहुत लोगों की मारामारी चलती थी एक दूसरे के प्रति। एक औरत तो थी, उसको कुछ 6, 6.5 साल हो गए जेल में, उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने मर्डर की है। अभी उसके बाद उसको रिहा कर दिया कि वो निर्दोष है। अगर वो निर्दोष है तो 6.5 साल उसकी जिंदगी के क्यों आपने बर्बाद किए? लेकिन छूटने के बाद लोग बेचारे बोलते क्या लड़ाई करना है, इसके लिए छूट गए। लेकिन उस टाइम पे उसके बच्चे छोटे थे, उनके ऊपर क्या बीती होगी, बाप नहीं था। तो ऐसे में लोगों की हालत देखकर, और किसी कोई कंप्लेंट लिखते थे ना, तो बोलने का कि आप कंप्लेंट लिख के दे दो, हम लोग आपकी कंप्लेंट बाहर है, लेकिन वहाँ ही फाड़ के फेंक देने का वो भी होता था। बहुत सारी बातें मालूम हो बट किसी ने धमका के पैसे लेने की कोशिश करी अंदर? नहीं, बट ये चलता था जेल में? अभी मालूम नहीं। रात को 12 बजे, 11-12 बजे कुछ ना कुछ बात सुनने को आती थी कि किसी को बाहर लेके जाते हैं या कुछ है, ऐसे बातें होती थी। देखा नहीं कभी? देखा नहीं, कैसे देखेंगे ना, सबके लॉक रूम। अच्छा अगर वो होता तो अच्छा था। बहुत सारी बातें, जैसे अंदर फोन भी आ जाते हैं, कपड़े भी आ जाते हैं, टीवी, वहाँ पे वीआईपी लोगों को टीवी भी मिलती है, सब होता है, ये सब भी होता है? नहीं, टीवी भी कुछ नहीं। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था किसी के लिए? नहीं, किसी के लिए नहीं। ये सब नहीं, वो सब बड़े लोगों के लिए। अच्छा, वहां से पैसा भी ना, हाँ बहुत पैसा मिलता है। तो उधर आपने कोई बड़ा आदमी नहीं देखा अपने? नहीं, मैंने बड़ा आदमी थे अंदर, लेकिन वो उनके होता था। अच्छा, वो आपके आसपास नहीं आते थे? नहीं, और बहुत अंतर था बीच में। और 40 दिन में आपने कुछ ऐसा देखा जो आपने नहीं एक्सपेक्ट किया था जेल के अंदर? हाँ, वो जो नहीं है, यानी मुझे मन लगा था कि उनको खाना वाना अच्छा मिलता होगा। खाना बेकार? हाँ, तो खाना तो बेकार मैंने देखा कैसे लोग, लेकिन बेचारे क्या करेंगे, सुबह के चाय कॉफी कैसे आती थी, भूख लगी तो बीच में कुछ मिलता नहीं था, तुम्हारे पैसे से घर वालों ने पैसा दिया। कोई लोग ऐसे थे कि अपने बहन को अगर हफ्ते में एक बार मिलने की कोशिश करते थे तो कुछ 10-20 रुपए की बोतल पानी की दे दो तो तुमको मिलने की परमिशन मिलेंगे। किसी के पास 5-10 रुपए भी नहीं थे तो उनको बाहर ही खड़े करते थे। बहुत हालत बेकार थी। और रिश्वत चलती है बहुत रिश्वत चलती है। आपने बताया कि फॉरेन कंट्री से भी काम आते हैं, क्या काम आते हैं फॉरेन कंट्री से? फॉरेन कंट्रीज में कैसे है कि वहाँ किसी की लड़की शादी करके गई है या लड़का गया है, वो कुछ कांटेक्ट नहीं कर रहा है, क्या हुआ है उसका, जिंदा है मरा है कुछ पता नहीं चलता है। तो एक लेडी से आई थी बेचारी कि बोलती कि मेरा बेटा की शादी हो गई है, शादी के बाद 2-3 महीने कांटेक्ट में था, उसके बाद कुछ भी कांटेक्ट नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग फ़ोन करते तो फ़ोन नहीं उठाता है, और लेटर लिखते तो उसका भी जवाब नहीं आता है। तो ये क्या है? तो उसने फिर एड्रेस दे दिया। तो हमारी टीम वहाँ गई यूएस में, और वहाँ हमारे एक पहचान के थे, उसने वीज़ा का वगैरह कर दिया था विजिट के लिए। तो 15 दिन का काम था। तो 15 दिन में पता चला कि वो लड़का घर से कब निकलता है, कितना है। तो रास्ते में उधर तो मिलना जुलना अननोन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। तो उसके यहाँ गाड़ी का यहाँ कागज़ चिपका दिया कि तुम्हारे मम्मी ने हम लोगों को भेजा है तुम्हारी खुशहाली के लिए, तो हमें मिलना है। तो उसने वो पढ़ लिया, फिर एक जगह पे मिला और उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ ने बोला है तूने घर वालों से कांटेक्ट रखा तो मैं तुम्हें यहाँ अंदर करवा दूंगी, मुझे उन लोगों से संबंध नहीं चाहिए। तो उसकी वाइफ उधर थी, वो अच्छा, डॉक्टर थी, वो फॉरेनर थी? नहीं इंडियन थी। लेकिन तो उसने बोला कि इंडिया में घर वालों से संबंध नहीं रखने का। क्यों? होता है एक बिहेवियर, लोगों को लगता है कि पैदाइश से हमारे हस्बैंड हमारे हो गए, उसके माँ पेरेंट्स ने क्या किया उनके लिए उसका कुछ लेना देना नहीं है। फिर कैसे उसको सॉल्व हुआ? वैसे फिर उन्होंने माँ को कांटेक्ट किया कि मेरी हालत ऐसी है और यहाँ का कानून बहुत अलग है, इसके लिए मैं कांटेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मैं ठीक हूँ, आप बेफिक्र रहो मेरे बारे में। जैसे मुझे पता चलेगा कि मैं यहाँ से छूट रहा हूँ तो मैं वहाँ आके मेरी ज़िंदगी ये करने वाला हूँ, मैं आपके पास आ जाऊँगा। फिर आया कभी नहीं? हाँ, आया कभी? अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं आया? कितना टाइम हो गया इसको? बहुत 3-4 साल हो गए। और माँ इधर इंतजार करती है। तो ऐसे
तो ऐसे बाहर के लड़कियों के साथ यहाँ के लड़कों का चक्कर रहता है, फिर शादी के लिए ना बोलते हैं। अभी एक आदमी ने क्या किया कि एक लड़की को बहुत सारा पैसा वगैरह लुटाया, उसने बेचारे ने, मेरे पास ये नहीं वो नहीं है, यहाँ से आना है, तो उसने बहुत खर्चा किया, फैमिली का बताया कि मेरी फैमिली ऐसी है, पैसे के लिए मेरे को बहुत, तो उसने जितना भी इतना कमाया था उसको दे दिया। उसके बाद उसका आना जाना बंद हुआ, कुछ कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, और वो प्रेग्नेंट थी। तो बोलती कि उसने मुझे शादी का बोलते हैं डिवोर्स लेने का है, उसको लमसम अमाउंट देता हूँ और फिर शादी करता हूँ। तो उसका यहाँ सब कुछ अच्छा था वाइफ के साथ वगैरह, लेकिन वो लड़की पूरी तरह से फंस गई। वो पैसे ले लिए उसने, पैसा ले लिया और भाग गए। अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले मुझे भी एक केस पता चला था, जहाँ पे एक लड़की से एक बाहर का इंसान, इंडियन ही, वो बाहर ऑस्ट्रेलिया में रहता था, उसने इंडिया की लड़की से काफ़ी बात करी, चक्कर चलाया, उसके लिए गिफ्ट्स भी दिए उसको, महंगे महंगे 50,000 के, 40,000 का बैग दिया, कपड़े दिए, बहुत टाइम तक चलाया, 6 महीने तक बिल्कुल तैयारी चलाया। फिर उसने बोला कि अब मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ और शादी करके तुझे वापस मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाऊँगा। और वो इधर आया शादी करके, और काफ़ी फ़ोटोज़ भेजे, बिल भेजे कि देख मैं तेरे लिए क्या क्या लेके आ रहा हूँ। तो 8-10 लाख का सामान लेके आ रहा था वो इधर, उसके लिए गिफ्ट देने के लिए इधर, कि इधर आके तुझे शादी करके ले जाऊँगा। जब वो इधर आया, फिर एक दिन तक उसने फ़ोन बंद कर दिया। एक दिन फ़ोन बंद करने के बाद उस लड़की को वो फ़ोन करता है कि मैं फंस गया हूँ, कस्टम ऑफिसर्स ने मुझे फंसा लिया है बहुत बुरी तरह से, फटाफट ये जो 8 लाख रुपए की चीज़ें मैं तेरे लाया हूँ उसके लिए बोल रहे हैं 4 लाख रुपए मुझे भेज दे अभी। हाथ क्या तू 4 लाख भेजेगी, मेरे पास इधर इंडिया के कोई पैसे नहीं है, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के पैसे थे, और इधर आने के बाद मेरे सब खत्म हो गए, तो मुझे कस्टम में छुड़वाने के लिए 8 लाख का सामान 4 लाख रुपए लगेंगे, इनको देने पड़ेंगे, तो मुझे डाल दे। वो लड़की इधर उधर भाग के दोस्तों से उधार लेके जैसे तैसे उसने 4 लाख रुपए उसको दिए और वो लेके फरार हो गया। तो ऐसे में अगर किसी को शक हो रहा है जो बाहर जाता है, तब कि बाहर वो फॉरेन में रहता है, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कोई रहता है, और वो बोल रहा है इधर की लड़की को कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, सेटल कराऊंगा, तो आप उसके ऊपर कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन। हाँ, वहाँ से हमें कांटेक्ट मिलते हैं ना, उन लोगों को बोलते हैं कि हमको इसका इन्वेस्टिगेशन करके दे दो, फिर वो लोग हमें रिपोर्ट भेजते हैं। अच्छा, तो आपकी दोस्त है, सेटिंग है हर जगह की, हर कंट्री में। तो ये जो भी लड़की सुन रही है उसको अगर ये लगता है कि सामने वाला इंसान मेरे को एक झांसा दे रहा है, या उनके परिवार वाले सोच रहे हैं कि मेरी बच्ची का अगर मैं इधर से कनाडा भेज दूं या अमेरिका भेज दूं तो क्या होगा, तो आपसे बात कर ले और आप उनको गाइडलाइन दूंगी, आप उनको बता दोगी, उसकी पूरा चिट्ठा बता दोगी। फिर वो कंपनी का ना पूरा प्रोफाइल झूठा बनाते हैं लोग। अच्छा, जितना टेक्निक बड़ा है ना, उतने लोग फंसने की ज्यादा गुंजाइश हो गई है कि बहुत लोग फंस जाते हैं। तो इधर आप सब बता दोगे कि बाहर एक्चुअल में लेके जाएगा कि झूठ बोल रहा है। बाहर का शौक ही छोड़ दीजिए, इंडिया क्या बुरी है। बट होता है किसी को शौक, और लोग फंसते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा है जो लड़कियां फंसा रही है। अभी बहुत स्कैम चल रहा है, बहुत जहाँ पे लड़कियों का रैकेट चल रहा है, जहाँ पे लड़की, पुलिस वाले, लॉयर्स सब लोग मिले हुए हैं, जहाँ पे लड़कियां ऐसे टिंडर, बम्बल ऐसे डेटिंग एप्स पे या इंस्टाग्राम पे बात करती है लड़कों से, फिर बोलती कि चल अपन लोग मिलते हैं, और फिर जब वो मिलते हैं किसी भी होटल में या कहीं बाहर होटल में मिलते हैं, लड़की सीधे बोलती है कि अब तू मेरे साथ होटल में आ गया, अब मेरे को 5 लाख रुपए दे दे, नहीं तो मैं बता दूंगी तूने मेरा रेप करने की कोशिश करी या मुझे छेड़ने की कोशिश करी, और मैं तेरे साथ ये करूंगी। और इस बात पे आके काफी लड़के बहुत और बहुत सारी लड़कियां ये बोलती है कि मुझसे इसने झूठा वादा किया शादी करने का और इसलिए फंसा देती। बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं जो लड़कियां फंसा रही लड़कों को। बहुत बस अभी पुणे का भी एक केस आई है, लड़का पढ़ाई करके इंजीनियर होकर उधर पुणे गया, एक लड़की ऐसी डेटिंग पे मिली, और कुछ गाने का रहता है ना लोग स्टार मेकर, उसमें वो गाना वगैरह, तो उसमें उसकी पहचान बढ़ गई। फिर उसके घर गई, उसके बोले कि मेरी शादी हो गई है लेकिन हस्बैंड के साथ मेरा नहीं जमता है, मैं तेरे से शादी करने वाली है। रोज़ घर पे आती थी, रोज़ दोनों का होता था। उसने बहुत सारे फोटो निकाल के रखे थे। उसके बाद ये लड़की को डाउट हुआ कि ये मेरे से पैसा निकालने की पूरी कोशिश, अकेला लड़का था, प्रॉपर्टी भी बहुत थी, और अभी वो उसको पुलिस स्टेशन लेके गई है और उसकी अभी इंक्वायरी की तो उसने 3-4 शादी की है लड़की ने और 4 शादी करके सब लोगों के साथ ऐसे पैसा मांगती है। एक बेटा भी है उनको, और हर जगह चेंज करती है।
लेकिन जिंदगी में कैसा है कि पुलिस के पास गए तो तुमने ऐसा क्यों किया, अभी वो लड़की ब्लैकमेल करती है वो नहीं देखा जाता है कि वो गलत कर रही है, वो फंस गए ना तो उसको और 2 ताने मार देते हैं, तो ये गलत है। आखिर क्या है कि कोई सामने से कर रहा है कुछ बात तो लड़के लोग तुरंत फंस जाते हैं। तो ऐसे लड़कों को आप बता सकती हो, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि नहीं इसमें तो फंसेंगे ही लड़के। फंसेंगे लड़के, बहुत फंसे और बाद में रोते हैं तो क्या फायदा, सब कुछ खो जाने के बाद रोने से कुछ फायदा नहीं है। इसके लिए मैं तो बोलती हूँ ना कि जब आप कदम रखते हैं ना तो संभाल के रखो कि आप खड्डे में नहीं ना गिर जाओगे। पर इस केस में जैसे जो लड़की है जिसका 4-5 जगह चल रहा है और वो हर जगह से पैसे मांग रही है, हर लड़कों को फंसाने की कोशिश कर रही है, उसमें अगर कोई लड़का आपको हायर करता है तो उसके बारे में आप रिपोर्ट निकाल सकते हो लड़की के बारे में सब? और फिर निकालोगे तो क्या वो लड़का आपके रिपोर्ट्स और एविडेंस लेके कोर्ट में जा सकता है, बच सकता है कि नहीं? अभी वो सब डिपेंड रहता है, वकील जज कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर। रिपोर्ट देना मेरा काम है, इन्वेस्टिगेशन करके तो ये जो प्रूफ है हम गलत तरीके से, जैसे ये इलीगल है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, तो इलीगल तरीके से अगर किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट बनी और वो कोर्ट में प्रूफ करना, ये इलीगल है? नहीं, वकील बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमें ये रिपोर्ट मिली है, कहाँ से मिली, कैसे मिली, वो आपको लेना है, आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ मिल गया। अच्छा, झूठा तो नहीं है। हम लोग आपके खिलाफ कुछ झूठा तो नहीं दे रहे हैं, झूठा रिपोर्ट दिया तो बात अलग है, लेकिन तो आपको किसी के साथ हमने पकड़ा है या आपका किसी के साथ किसी ने बोला है कि मेरे साथ भी यही हुआ है, और वो आदमी अगर कोर्ट में तैयार है आने के लिए, जो आपको आम लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन हम लोगों ने अपने तरीके से ढूंढ लिया, निकाल लिया, तो फिर 2-4 लोग इकट्ठा हो जाते तो न्याय मिलना जरूरी है। कभी कोई पकड़ा जाता है, अगर आपका कोई इन्वेस्टिगेटर या स्पाई, आपका कोई बंदा पकड़ा जाता है तो फिर कैसे छूटता है? वो छूटता है, आजकल सब कुछ होता है ना। कैसे छूटता है? सब होता तो है, वो मैं समझ गया। तो उनको अगर कुछ बोल दिया कैसे से तो छूट जाता है वो। मतलब अगर कोई बुरा दिमाग का होगा तो केस लगा दे, लगाने दो, चलती है केस। गलत नहीं किया है, ब्लैकमेल नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, हम वहाँ वॉच रख रहे हैं हमारे किसी, लेकिन हमारी भी आइडिया रहती है, किसी ने पकड़ा, कुछ किया। इतने सारे आपने केसेस सॉल्व करे, इतने लोगों के ऊपर 80,000 के ऊपर, मतलब कि रोज 6-7 केस चली रहे। कल भी 3-4 केसेस चलते। कल मेरा दिन इतना बुरा है कि सुबह 6 बजे से जो कॉल चालू थे ना रात को 12 बजे तक, किसका किधर गया, कोई हेल्थ क्लब पे जा रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, वो आदमी सुबह से अंदर गया, बाहर क्यों नहीं आता। तो दूसरे का कहीं और जगह पे, जिम के नाम पे कहीं और गई है। अरे बाप रे, देख देख के मेरे को लगा कि क्या चल रहा है दुनिया में। शादीशुदा औरत, बच्चे हैं, 10वीं 12वीं में बच्चे, तो भी क्या हो रहा है दुनिया में। पहले जैसा नहीं जमाना रहा है, अब बहुत ज्यादा बहुत खतरनाक हुआ है। तो इतने केसेस देखते हो, आपको क्या लगता है ज्यादा अफेयर कौन चलाते हैं, ज्यादा चीट कौन करते हैं, लड़की की लड़के? दोनों। कानून लड़की को फेवर में तो उसका गलत फायदा भी उठाया जाता है। नहीं तो क्या कहता है, शादी हो गई, दूसरे दिन बेचारा नहाने गया, और नहाने गया तो बेल बजी, तो कोई बोलते कि कोई कुरियर से लेटर आया और उसको साइन चाहिए। अभी उसने साबुन भी लगाया था, वो तो बाहर तो नहीं टॉवेल पे आ सकता था, तो उसने वाइफ, विश्वास का है ना, शादी है तो उसने बोला तू लेके आ कागज, मैं साइन करके देता हूँ। उसने कागज पढ़े नहीं, पूरी प्रॉपर्टी, पूरा डिटेल्स उसमें लिखा था कि ये सब वाइफ का है, मेरा इसमें कुछ भी राइट नहीं है। पूरा भिखारी हो गया अगले दिन शादी के दूसरे दिन। कितना प्लान होगा वो लेडी का। अधिकतर लोग, आपको क्यों लगता है कि क्यों अफेयर करते हैं, या मतलब शादी के बाद इतने लोगों के अफेयर क्यों चलते हैं, मतलब क्या रीजन होता है? एक तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति टाइम नहीं दे सकते हैं। घर से काम करते करते कोई लेडी रोते रोते काम पे जाती है, बहुत सारा काम पड़ता है, घर वालों का चक्कर रहता है या कुछ रहता है, हस्बैंड ध्यान नहीं देता है, किसी के पास बोल देती है, फिर वो अपनापन जताता है, फंस जाती है। कोई औरत होती है जो हमेशा झगड़ा ही करती है सुबह शाम, तो हस्बैंड बोलता है कि मेरा दिमाग काम नहीं करता है। किसी औरत को पता चलता है कि वो भी वहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये अफेयर का चक्कर। पहले कैसे कोई जॉब के लिए बाहर नहीं निकलते थे, कुछ नहीं होता था, हस्बैंड कुछ गलत करते थे तो भी पता नहीं चलता था। अभी दुनिया अलर्ट हो गई है। और अभी तो ऐसा चल रहा है कि कहीं पिकनिक में जाते हैं तो ऐसा होता है कि तेरे को कौन सी पसंद है, मेरी वाइफ है, दूसरी की वाइफ है, चाबी ले लो और रूम हो तुम्हारी। ऐसा भी हो रहा है दुनिया में। क्या कि लोग अपनी वाइफ से इधर उधर कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं।
और सब खुश हैं, खुश है, वाइफ भी खुश फॉरवर्ड हो है, गए, ऐसे बोलो। वाइफ भी खुश है, हस्बैंड भी खुश है। जिसको पसंद नहीं है वो नहीं करने को तैयार होती है, पर ये सब चलता रहता है। चलता रहता है। लेकिन आगे जाकर क्या होगा, अपने मतलब के लिए या प्यार के चक्कर में और फंस गए तो एक तो प्रॉपर्टी जाती है, मरने का डर रहता है, तो क्यों ऐसा करने ऐसे का? कौन सी सबसे क्या क्या 4-5 चीजें जो बहुत फॉरवर्ड देखी है आपने? आपको लगता है ये कि तो देखी ये है। तो बहुत फॉरवर्ड है। बहुत फॉरवर्ड है। शादी के पहले सब कुछ का प्रोमिस करते हैं, लड़कियां जाती है होटल बिटल में, फिर गड़बड़ होती है, फिर एबॉर्शन करने के लिए 10 जगह घूमती है। ये बहुत आसान हो गया है। कोई और बहुत ऐसे बोगस लोग हैं डॉक्टर्स वगैरह की जो एबॉर्शन करवा के देते हैं। तो ये बात है, पेरेंट्स देखते नहीं है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर जाके। घर में किसी को लेके आओ, घर में बैठो आराम से बातें करो, बात अलग है। लेकिन अभी आपने देखा एक्सीडेंट के केसेस कितने हुए, स्पीकर वगैरह। तो पेरेंट्स ने अगर इतना पैसा बच्चों को देते हैं, गाड़ियाँ देते हैं, तो एक बार देखो ना अपने बच्चे क्या करते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल कौन है, क्या बिहेवियर है उनका। आगे जाकर तुम सब लोग अंदर गए, क्या रहा बाकी जिंदगी में? तो ऐसे अगर ऑलरेडी किसी लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड है एंड किसी लड़के की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो फिर वो दूसरी जगह शादी क्यों करते हैं? आपको क्या पता चलता है? हाँ, वही पता नहीं कि घर वालों का फोर्स, तो 3-4 घर बर्बाद कर देते हैं। ना उनका मन लगता है ना उनका मन लगता है। तो घर वालों को फोर्स करना नहीं चाहिए। तेरे को जो अच्छी लगती है उससे कर, आखिर तेरी जिंदगी है, बितानी है बीत, नहीं तो कल तो इंडिया में ऐसा होता है ना कि घर वालों से मैंने बचपन से नहीं लड़ सकते। घर वालों को बोला है तुमको जो पसंद आएगी उससे करो, जिंदगी निभानी है, लेकिन किसी लड़के का इंसल्ट मत करो, उसका भी उसके साथ बिहेवियर अच्छा रखो, इतना ही करो। नहीं, पर यूजुअली बच्चे ऐसा बोलते हैं कि यार घर वालों के अगेंस्ट कैसे जाएं, माँ बाप के अगेंस्ट। हाँ, वही होता है ना। हम इस लड़की को तो 6 महीने से जानते हैं, घर वाले तो मैं 50-25 साल से जानता हूँ। ये बड़े बड़े लोगों में क्या होता है कि कोई डॉक्टर है, कोई ये, कोई पॉलिटिशियन है, राजनीति में है, तो उनके साथ शादी करवा के देने का क्योंकि एक स्टेटस मिलता है। लेकिन वो लड़का क्या है, उसकी आदतें क्या है देखने की कोशिश की। एक लड़की ने खुदकुशी भी कर दी। उसने क्या किया, उसको पता चला कि अपना हस्बैंड अपने से गलत कर रहा है। वो उसके भी पिताजी पॉलिटिशियन में थे, और जिसका जिधर दिया था वो भी थे। लेकिन अचानक एक दिन उनको किसी फ्रेंड ने बोला कि ये फार्म हाउस में जाके बहुत दूसरी लड़कियों के साथ उनका अफेयर चलता है, और ये तो उसको पता चला। तो उन्होंने बोला कि तू ना, मेरे घर वाले भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मायके वाले, तो मुझे ना इनका सब प्रूफ दे दो। उनको बेचारे को क्या मालूम था कि ये अच्छी दिल से कर रहा है क्या, कैसे कर रहा है। इसको सपोर्ट करता था, ये दिल की सब बातें बताती थी। बाद में सब प्रॉब्लम हुआ और उसने जाकर बता दिया कि तेरे प्रूफ। तो बोलते तू क्या बोल रहे है, मेरे फ्रेंड्स के साथ तेरा अफेयर है, मैंने उसको चाल चलने को बोला था तेरे साथ। अभी क्या कर सकती, लड़की ने जान दे दी। एक लड़की ने ऐसे, उसकी 3 शादी हो गई थी, ये तीसरा लड़का था। और वो दिन भर अच्छी रहती थी सबके साथ, सब कुछ अच्छा था। रात को ना अपना बाल बिल खोल के ऐसे देखती थी हस्बैंड की तरफ 2-2:30 बजे, और देखते देखते उसको 2 थप्पड़ लगा दी थी। उसकी शादी के बाद तबीयत एकदम पतला दुबला हो गया था। तो मम्मी ने बोला था क्या हुआ, तेरे को शादी सूट नहीं हुई क्या, वाइफ ठीक नहीं है? बोलता है सब ठीक चल रहा है। ऐसे उसका फ्रेंड को उसने बोला कि मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, वाइफ मेरे से ऐसा क्यों करती, बाकी सब बिहेवियर उसका अच्छा है लेकिन मेरे को मारती बहुत है, क्या उसके मन में आता है। तो फिर मैंने तो बोलता है, और मेरे को बोलती मेरी कंप्लेंट करेगा ना तो देख क्या करूँगी मैं। तो बेचारा डर गया था। तो उसका फ्रेंड मेरे पास सुबह 7 बजे लेके आया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो बोला आप अपॉइंटमेंट लेके आइए, अभी मेरा काम है घर में, वो करके मैं आपसे बात करती हूँ। फिर उसका सब वीडियो लिया ये सब करने का, और फिर उसको बोला कि देख तू ऐसा करती है, अभी जा तू पुलिस के पास और करना है। जब ये पकड़ी गई तभी बोलती कि मेरे साथ 2 लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने ऐसा बर्ताव किया, इसके लिए रिवेंज था, मैं तेरे से लेती हूँ। अभी उसका तो दोष कोई नहीं था, तो एक दिमाग की है साइकोलॉजी। 2 लोग उसके पुराने हस्बैंड ने वो अच्छे ये थे, अलग लड़कियों के साथ घूमना फिरना, पैसा उड़ाना, मारते थे इसको। और ये बेचारा अच्छा था तो उसके साथ ये बिहेवियर हुआ। उसको लगा ये भी ऐसा ही होगा शायद, तो शुरू से इसको दबा के रहे। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप के ऊपर कोई स्पाई कर रहा है? मैं ध्यान देती हूँ ना, कोई मेरे आगे पीछे है तो। कभी लगा है, कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने, सोमन साहब थे, उन्होंने बोला था कि आप सिक्योरिटी रखो, मैंने बोला सिक्योरिटी रख के इंदिरा जी और राजीव गांधी को क्या हुआ है तो मैं रखूँ।
सिक्योरिटी भी बेईमान हो सकते हैं, तो मुझे किसी को रखना नहीं है। और मेरी प्राइवेसी, मेरे पास लोग आते हैं, मेरे घर में आप आएंगे ना तो चाय पानी से खुद देती हूँ, सर्वेंट नहीं, क्योंकि मेरे पास कौन आए कौन गए उनको क्यों पता ना चाहिए। तो ऐसे सब सीक्रेसी रखी है। अच्छा, इसके लिए लोग बट कभी ऐसा लगा है कि आपको कभी कोई आपके ऊपर स्पाई कर रहा है? हाँ करता है, तो मुझे पता चलता है। पता चल जाता है? करा है लोगों ने? करते हैं ना। ऐसे आप ऐसे प्राइवेट डिटेक्टिव होके गन रख सकते हो? लाइसेंस होता है आप लोग? हाँ लाइसेंस देते हैं, लेकिन मैंने जब किया था ना तभी मेरी उम्र बहुत छोटी थी और उन्होंने बोला था कम से कम 35 चाहिए और मुझे कुछ 21-22 की थी, तो तभी ना बोला था। वसंत दादा पाटिल थे तभी मुख्यमंत्री, उन्होंने सोमन साहब से बात की थी कि उनको गन का ये दीदी लाइसेंस, लेकिन वो बोलते इनकी उम्र छोटी तो कैसे देंगे। तो अभी उसके बाद मैंने नहीं किया, अब मन खत्म हो गया। अब जिसके पास मानसिक हिम्मत होती है ना, मनोधैर्य, उसको किसी गन की वगैरह जरूरत नहीं होती है। आपके पास गन है, आपको कराटे वगैरह सब कुछ आता है, लेकिन AK-56 का युग है, गन है, हिम्मत नहीं है चलाने के लिए, तो फायदा क्या है। कंपनीज हायर करती है आपको डिटेक्टिव? हाँ, एक कंपनी में फ्रॉड हुआ था कुछ 6 करोड़ का, और उनको जानना था कि ये किसने किया है, क्योंकि ऑडिट चलता है तभी पता चलता है क्या फ्रॉड हुआ है क्या नहीं है। तो उन्होंने बोला था अभी मेरे घर के लोग भी है इसमें, तो किसने किया है क्या किया है जानना है तो आपकी कंपनी में लोगों को लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपस में लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं वो पता चलेगा। तो 5-6 महीने के लिए लोग मेरे अंदर काम करते थे, 3-4 लोग। तो पता चला कि उनके वाइफ का ही भाई था, उसको बहुत बुरी आदतें थी, तो उन्होंने 5-6 करोड़ का घोटाला किया था, फिर वो पता चला। तो कंपनीज कभी एम्प्लॉयज़ पे करवाती है? हाँ करवाती है ना, एम्प्लॉयज़ ने काम छोड़ा है, दूसरी कंपनी में काम करता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कंपनी अगर छोड़ने का पहले से इरादा है कुछ, तो वो पता करना है कि उसको लालच देके वो चोरी करते हैं, वो सब आता है। ये सब नॉर्मल होता है। सबसे खतरनाक केस क्या हुआ? कभी कंपनी ने किसी गलत काम के लिए कभी आपको हायर किया? गलत काम नहीं, माल जब निकलता है तो माल रास्ते में कहीं उतारा जाता है और दूसरा माल भरा जाता है, और कंपनी बोलती है कि, और लोग बोलते हैं हम लोग रखा था ट्रक में से कि कोई लेके गए मालूम नहीं, लेकिन ये लोग शामिल होते हैं। तो ऐसे टाइम में पे फिर उनका टेम्पो निकलता है, उसके बाद दूर से हमारे लोग निकलते हैं, कहाँ क्या किसकी टीम है, वहाँ अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं, वो सब चेक करने का काम करते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि पुलिस भी लोगों के पास से पैसा लेने के लिए कुछ करते हैं। एक बिल्डर था, उसको किसी ने धमकी दी थी, तो उसको लगा था कि बाहर का कोई होगा, तो फिर वो बिल्डर को बड़े ऑफिसर के पास गए और बोले कि हमारा ये प्रॉब्लम है। तो ऑफिसर ने बोला देखो हमारे हाथ के भी नीचे लोग हैं, किसी का भरोसा नहीं है, तो आप प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर करो, हमारे लोग तो है ही लेकिन आप प्राइवेट भी रखो। फिर हमने सब रखा, तो कौन कहाँ से फ़ोन करता है, किसका हाथ है, वो सब पता चला। तो डिपार्टमेंट का एक आदमी था जो उनसे पैसा लेने वाला था। तो पुलिस डिपार्टमेंट में ही कोई आदमी उनको धमका रहा था। ऐसे जब चोरी होती है या मर्डर होता है उसके बाद आपको हायर करते हैं लोग? हाँ, जब कोई मौत होती है तो बोलते हैं कि हमें डाउट है कि इनकी अचानक ऐसे मौत हो गई या मर्डर हुआ है, तो आप यहाँ आइए, आपको कोई हम लोगों की तरफ जाते हैं तो किसी को पहचानने में भी दिक्कत होती है, और वहाँ जो बातें सुनने को मिलती है तो उस सुराग से फिर आगे जाते हैं। तो आप तो इतने फेमस हो तो लोगों को पता चल जाता होगा? नहीं पहचानते लोग। नहीं, आप तो पहचान जाएंगे, इतने इंटरव्यूज करे आपने, इतने लोग नहीं पहचानते, ये तो बात है। कैसे बिंदी निकालने का, थोड़ा सा उलिया बदलने का नहीं पहचानते लोग। चुपके से निकल जाते हैं। पल्लू बिल्लू मुंह भी बंद करने का किसको पता चलता है? नहीं समझ आएगा लोगों को। आपकी से पॉलिटिशियन से दोस्ती कैसे हुई इतने सारे? जैसे आपने बोला क्या हो गई, प्रोफेशन अलग है ना। शुरू में लोग बोलते थे कोई और प्रोफेशन नहीं मिला क्या, एक ही लोगों को पीछे पड़ी है, लेकिन अभी जब उनके काम आते हैं तो पता चलता है कि डिटेक्टिव होना कितना जरूरी है। कि बाला साहब ठाकरे भी आपको मानते थे, तो बहुत, रात को 2 बजे भी उनका फोन कभी भी आता था, इतना रिलेशन था। तो ऐसे आप कब मिले उनसे पहली बार और कैसे दोस्ती हुई? पहली बार हम लोग मिले थे, मेरी एक फ्रेंड थी, उनका डॉक्टर का डिस्पेंसरी निकला था अस्पताल, तो उन्होंने इसके लिए बुलाया था बाला साहब ठाकरे को, और मेरे को ज़्यादा कोई लोग नहीं थे। तो साहब का एक स्वभाव था कि अलग अलग लोग मिलते हैं तो उनको ये करने का, तो मुझे उनको मिलने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन इतना मालूम नहीं था कैसे मिलने का क्या, और उम्र भी इतनी नहीं थी। तो मुझे पूछा आप क्या करती है, तो मैंने बोला डिटेक्टिव।
तो बोले अरे बाप रे, वो तो इधर आओ मेरे पास बैठो और मुझे बताओ आप क्या क्या करती है और आप कितने सिंपल है। फिर वो ऐसे बातें करते करते उनका बहुत हंसी मजाक का स्वभाव था। तो बोले तो मेरी किताब आई चेहरे आर से चेहरे, तो उन्होंने किताब मांगी मेरे पे से कि मुझे पढ़ना है वो किताब। तो वो सब किताबें वगैरह पढ़ना उनका एक शौक था, तो उन्होंने वो किताब ली। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैंने बोला कि मैं पारेख महल में रहती हूँ डबल रूम में। तो बोलते कॉमन टॉयलेट है, मैंने हाँ वहाँ कॉमन टॉयलेट है, तो सबको हम लोग 10% से घर देते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं, तुम तो देश की पहली महिला जासूस है, तो तुम मुझे अर्जी दे दो। फिर 2 दिन के अंदर मेरे को फ़ोन आया मंत्रालय से कि आपके लिए ये मिला है घर हीरानंदानी में। पूरी बिल्डिंग खाली थी और मुझे बोला जो पसंद आएगा घर आप ले लो, पूरी बिल्डिंग खाली है। 1206 का रूम मैंने ले लिया, उनकी वजह से मुझे वो मिला। लेकिन उनको वो बहुत इज्जत करते थे कि मैं इतना अच्छा काम करती हूँ, और कैसी कि मेरे नज़र में क्या मालूम नहीं क्या है कि बोलते एक शार्पनेस है, लोग आपको डरते होंगे, कोई हिम्मत नहीं करेगा आपको टच करने की। तो उनको बहुत अभिमान था, लोगों को बोलते थे इनको देखो ये लड़की कैसे आगे पीछे घूमती नहीं किसी के आगे बढ़ने के लिए। कितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर हो कुछ भी हो, उनके जगह पे मैं मेरी जगह पे, ऐसा मेरा एक नेचर है। इसकी वजह से मेरे घर वाले बोलते कि तू आकड़ू बिकड़ू नहीं है, लेकिन क्या है किसी के पास हाजी करके ये करने का, लाचार होने का। में तुम नवदुर्गा का अवतार हो, तुम आदि शक्ति हो। किसी ने हाथ पकड़ने की कोशिश की तो थप्पड़ लगाने की हिम्मत तुम्हें भी चाहिए, उसका हाथ उखाड़ने की, और वो हिम्मत मेरे में है। ऐसे अगर एक लिस्ट बनाओ कि कहाँ कहाँ आप लोगों की मदद कर सकते हो। शादी के बाद कुछ शक हुआ, शादी के पहले किसी के बारे में जानकारी करनी है, स्कूल कॉलेज वाले बच्चे वाले को बिहेवियर आपको ठीक नहीं लग रहा है या ठीक है तो भी जानने की कोशिश करना चाहिए, तो 1-2 दिन के लिए सर्वेलेंस रख सकते हैं। कंपनी में कुछ अचानक हो जाता है, लोग छोड़ के जाते हैं, कंपनी की बुरी हालत हो जाती है, तो उस टाइम पे भी आप फायर कर सकते हैं। कहीं चोरी होती है तो अगर किसी को भी शक हो कहीं पे भी या तो कोई भी झूठा दिलासा दे रहा हो तो आप उनका पता करेंगे दुनिया भर में कहीं भी। मैं थैंक यू सो मच, काफ़ी सारे आपने केसेस बताए और जवाब दिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, आपका भी बहुत नाम सुना, आपके बारे में पढ़ा। थैंक यू। बड़ा काफी बड़ा काम नहीं, कर रहे हो। कोई छोटा नहीं, लोग अपने को बड़ा करते हैं, लोगों की मर्जी है। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बना पाएं। I'll see you next time। ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा। एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I'll see you next time। Until then, keep figuring out।